पन को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं दिखता इस बजट में। जैसे जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं कि हमारे कई फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, भविष्य में जो बनेंगे एक्सप्रेसवे, लेकिन भारत सरकार के बजट से कोई भी अभी एक्सप्रेसवे वहां पर नहीं बना। अगर कोई बना हो, नया बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो तो बताएं। और जो बने भी हैं वो उस मानक, उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस क्वालिटी के आज विकसित भारत के एक्सप्रेसवे होने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े सवाल उठाते हैं वो कम से कम अपनी सड़कों को देखें, अपने एक्सप्रेसवेज को देखें कि उन्होंने क्या बना करके खड़ा इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इनके सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से कोई एक्सप्रेसवे बन रहा था। सभापति महोदय, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कई लोग स्टेटमेंट भी देते हैं कि हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उनके नाम से बनने के साथ साथ उनका नाम भी बदल दिया। पहले वो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा था, फिर अटल जी के नाम से एक्सप्रेसवे बन रहा था। लगता है वो जमीन पर नहीं उतरा है, वो केवल कागजों पे बन रहा था। तो ये तो एक्सप्रेसवे की बात हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान को लेकर के इन्होंने कहा कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। आज हमारा किसान इस उदारीकरण में कहां खड़ा है? जिस किसान को लेकर के पूरे देश के सभी राजनीतिक दल चिंतित रहते हैं, इस डील के बाद हमारे किसानों का हाल क्या होगा? और जब सब कुछ विदेश से ही आएगा तो हमारा किसान भारत में क्या उगाएगा, जमीन पर क्या होगा और क्या बेच पाएगा? सभापति महोदय, सरकार ने बड़ा बजट पेश किया, कहा कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मंडियां तैयार करेंगे, बाजार तैयार करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। हमारे किसान जब काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़ी संख्या में जान चली गई, उसके बाद सरकार कहीं पीछे हटी और उन्होंने काले कानून वापस लिए। लेकिन आज भी किसानों को जो कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए वो अभी तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई है। और जो तेज क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप और दूध को लेकर के सरकार दावा करती है कि हम सब्जियां इतना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारी इतनी ग्रो कर गई हैं, हम दुनिया में इतना पैदा कर रहे हैं। दूध के जब आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हम दूध का उत्पादन इतना कर रहे हैं, और अगर आपका बजट ही विकसित भारत का बजट है तो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और जो हमारा किसान दूध का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए एमएसपी की गारंटी कब देंगे आप लोग? और गारंटी हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसको घर कैसे बनाएगा, घर कैसे चलाएगा, अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपनी बेटियों को हंसी खुशी विदा कैसे कर पाएगा? और इधर तो जहां फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, सभापति महोदय, सोने के भाव कहां पहुंच गए हैं? पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आ गए कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा?
मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा, ये किसानों के बड़े सवाल हैं। भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये किसी और को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ अदृश्य लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका बजट, जो बजट बनाते हैं, वो आम जनता का ना उसमें जिक्र है ना फिक्र रहती है। और अगर फिक्र होती उनको तो किसान की खाद समय पर मिल जाती उन्हें, उनको बीज समय पर मिल जाता, सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती, सिंचाई या सिंचाई मुफ्त हो जाती थी। और मुझे याद है सभापति महोदय, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किसानों की सिंचाई मुफ्त करने के भी फैसले लिए। कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं और सरकार ने किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। मंडियों पे कहीं कोई खरीद नहीं है, और अगर खरीद हुई है तो सरकार बताए कि धान, आलू या गेहूं की खरीद में तो मिल जाते हैं उसको कीमत, लेकिन धान और आलू जैसी फसलों पर कोई सरकार कीमत नहीं दे पा रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में न छूट देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम, कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल शब्दों की औपचारिकता रह गई है। किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देखकर ढूंढ रहा है, और इसीलिए भाजपा का हर बजट 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए ही होता है। अच्छे बजट की होती हैं 3 पहचान: गरीब की तरक्की, खुशहाली और मुस्कान। शायद इस बजट ने तीनों चीजों को छीनने का काम किया गरीबों से। दूसरा विषय, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत हमारा गरीब समय समय पर परेशान रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के जो ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए, वो सभापति महोदय सरकार नहीं उठाती दिख रही है, और जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप होती चली जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं, मुझे याद है सभापति महोदय, पहला जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर के पहला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बना था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री और मैंने मिलकर के उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जो प्रचार में तो ये बहुत आगे हैं, प्रचार में तो ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, ऑपरेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी जिन लोगों ने इंश्योरेंस या LIC में किस्त दी होगी, वो जानते होंगे कि महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है, किस्तें बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के एम्स के लिए 5,600 करोड़ रुपए, और आयुष्मान भारत के लिए पूरे देश के लिए सरकार ने जो बजट रखा है वो 4,700 करोड़ रुपए है। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो,
हम किसको दोषी ठहराएं। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश, जो घंटा बजता था, सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है। केवल घंटा ही लापता नहीं है, सभापति महोदय, नमामि गंगा को लेकर के हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या बात है कि पिछले 11 साल से मां गंगा ने बुलाया ही नहीं किसी को। मां गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी और तमाम पैरामीटर्स, आज किस हालत में है मां गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। सभापति महोदय, नमामि गंगा, मां गंगा में जुड़ने वाली नदियां, वरना नदी को एक संरक्षण कैसे हो, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, रिवर फ्रंट कैसे बने, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभापति महोदय, इनकी बुलडोजर सरकार ने उसका काम रोक दिया। काली नदी किस हालत में है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार जब बनानी थी तो कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना पर, इसी राजधानी में कहा गया। आज बताइए यमुना की हालत क्या है। और अगर यमुना दिल्ली में गंदी हो रही है तो ये बह करके जब यूपी जाती है तो मथुरा में भी गंदी है। और थोड़ा बहुत साफ गंगा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब चंबल का पानी उसमें जुड़ता है, थोड़ी बहुत यमुना साफ हो जाती है। उसके बाद यमुना में भी कोई सफाई का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट अगर कहीं बना है तो लखनऊ में बना है, गोमती रिवर फ्रंट। जो लोग ये कहते हो कि दूसरा रिवर फ्रंट अच्छा है, मैं उनसे कहूंगा कि लखनऊ के रिवर फ्रंट पर भी घूम करके आइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रिवर फ्रंट क्या होता है। 26 जनवरी इसी वर्ष मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार को पढ़ा और उसमें देखा मैंने कि हाई यूरेनियम इन इंडियाज ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए गए हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि सेवरल हेल्थ रिस्क हैं उससे। लेड पॉल्यूशन अलार्मिंग इन 69 रिवर्स इन इंडिया कंटेमिनेटेड, रिवर्स आर कंटेमिनेटेड। हमारे पानी में पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। हमारी नदियों में मरकरी है, डेंजरस लेवल।
और जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स के आसपास, सब में टॉक्सिक है, मरकरी है, बड़े पैमाने पे डेंजरस है पानी वहां का। और कई जगह इंडस्ट्री का सीधा सीधा वेस्ट जा रहा है। आर्सेनिक लेवल का सोच ही नहीं सकते हम लोग, जो मानक है उससे कई गुना ज्यादा है। ये तो हमारे देश का पानी है जो नदियों में बह रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर बन रहा है हमारा। ठीक ही कहा हमारे माननीय सदस्य ने कि जो संपन्न हैं, प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग तो पानी साफ करने की मशीन खरीद सकते हैं। हमारा गरीब क्या खरीदेगा? गरीब की हेल्थ को कितनी परेशानी और रिस्क है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारे देश को भी सुनना पड़ा एक प्रतिष्ठित चैनल पर कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा, क्योंकि वहां आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी हवा खराब है। सोचिए, देश का पानी खराब हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पानी खराब सरकार को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको अपना पानी बेचना है, तो वो बता रही कि आपके भारत के पानी में क्या क्या है। और ये बात गलत है तो सरकार ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं कि इस तरह अपनी कंपनियों का सामान बेचने के लिए झूठा प्रचार कर रही हैं। जो चर्चा होने लगती है हवा खराब है, हालांकि उत्तर प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते। हमने तो कहा कि तुम लखनऊ से गए हो, लखनऊ का जो अदब है, लखनऊ का जो हमारी पहचान है, कम से कम अगर नमस्कार नहीं कर सकते तो आदाब तो कर ही देते वहां जाकर। जो लोग पिछड़े पीडीए उनके पक्षधर बनते हैं, आरक्षण को लेकर के कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, उनकी सरकारों में क्या अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। मुझे याद है इससे पहले जब बहस हुई थी सदन में, वहां से बात निकली थी कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में।